आपका चैप्टर शुरू करने से पहले आइए कुछ पिछले चैप्टर्स के ज़रूरी टॉपिक्स दोहरा लेते हैं ताकि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स समझने में आसानी हो। जैसे कि हमने जाना था, गतिविधियाँ 3 तरह के होते हैं। प्राइमरी गतिविधियाँ, सेकेंडरी गतिविधियाँ और टर्शियरी गतिविधियाँ। पिछला चैप्टर एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी गतिविधियों के बारे में था। इस चैप्टर में आपके सेकेंडरी गतिविधियों के बारे में जानेंगे। सेकेंडरी गतिविधियाँ या मैन्युफैक्चरिंग कच्चे माल को या रॉ मटेरियल को लोगों के लिए अधिक मूल्य वाले उत्पाद में बदल देता है। इंडस्ट्री या उद्योग एक आर्थिक गतिविधि को संदर्भित करता है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या सेवाओं के प्रवाधन से संबंधित है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री क्रम अनुसार। इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशंस या दूसरी भाषा में कहें तो इंडस्ट्री कितने तरह के होते हैं। अगर विभक्त किया जाए तो विभिन्न उद्योगों या इंडस्ट्रीज को 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला, रॉ मटेरियल के आधार पर। व्यवहार किए जाने वाले रॉ मटेरियल या कच्चे माल के आधार पर इंडस्ट्री 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तीसरा, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री और चौथा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। दूसरे तरह की इंडस्ट्रीज की ओर जाने से पहले आइए इन्हें थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये उद्योग पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के उत्पादनों से अपने रॉ मटेरियल हासिल करते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाएंगी। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ये उद्योग अपना रॉ मटेरियल खनिज पदार्थों से पाते हैं। इन उद्योगों या इंडस्ट्रीज के फाइनल प्रोडक्ट दूसरे उद्योगों द्वारा रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आइए आपको एक उदाहरण की मदद से दिखाते हैं। आयरन ओर इंडस्ट्री आयरन तैयार करता है और ये आयरन दूसरे उद्योगों में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूसरी आयरन से बनी चीज़ों को बनाया जा सके, जैसे भारी मशीनरी और रेलवे कोचेस। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, ये उद्योग सागरों और महासागरों के उत्पादनों को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ये उद्योग जंगल से मिले उत्पाद को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेपर उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योग वगैरह। आइए दूसरे क्लासिफिकेशंस की ओर चलते हैं। अगर उद्योगों को साइज या आकार के अनुसार विभक्त किया जाए तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। पर पहले सवाल ये आता है कि आकार या साइज का क्या अर्थ निकाल सकते हैं। इंडस्ट्री या उद्योग का साइज 3 चीज़ों से जाना जा सकता है। पहला, निवेश किए गए पूंजी की राशि। दूसरा, कर्मचारियों की संख्या और तीसरा, उत्पादन की मात्रा। इन तीनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आइए समझते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री किन्हें कहा जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनमें निवेश की पूंजी और
टेक्नोलॉजी की मात्रा कम होती है। कॉटेज इंडस्ट्री एवं हाउस होल्ड इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के उदाहरण हैं, जहां उत्पाद हाथ से बनाई जाती है। स्मॉल स्केल उद्योगों के दूसरे एग्जाम्पल्स में सिल्क और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ जाएंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के विपरीत लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बड़ी मात्रा में पूंजी का उपयोग करते हैं और बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन करते हैं विकसित टेक्नोलॉजी की सहायता से। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की उदाहरण में ऑटोमोबाइल उद्योग और हेवी मशीनरी आ जाएंगे। साइज के बाद अगला क्लासिफिकेशन आता है ओनरशिप का। ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्री 4 तरह के हो सकते हैं: प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री इन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के साथ साथ व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री इन्हें रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स या कर्मचारी या दोनों द्वारा संचालित किया जाता है। कौन से कारक उद्योगों के स्थान को प्रभावित करते हैं? उद्योगों का स्थानीयकरण इस बात पर निर्भर करता है कि इनमें से ज्यादातर या सभी कारक सहजता से उपलब्ध हैं या नहीं। कौन से कारक? पहला, रॉ मटेरियल की उपलब्धता। दूसरा, उद्योग बनाने के लिए जगह। तीसरा, उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल के लिए पानी। चौथा, श्रम की उपलब्धता। पांचवा, निवेश पूंजी की मात्रा। छठा, परिवहन की सहजता और सुविधा। सातवां, उत्पाद को बेचने के लिए बाजार। औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन से अक्सर आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक वृद्धि होती है, जिसके कारण सरकार हमेशा उद्योगों को कम विकसित इलाकों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। लेकिन आखिर औद्योगिकरण आर्थिक वृद्धि में कैसे सहायता करता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दारिद्रता और बेरोजगारी की दिक्कतों को सामना करने में मदद करता है, क्योंकि उद्योग लोगों को रोजगार देती है। रोजगार के कारण लोगों के आय में वृद्धि होती है। अधिक आय जीवन स्तर में वृद्धि लाता है, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है। इंडस्ट्रियल रीजन्स के गठन में मदद करता है। अभी के लिए इतना ही जानिए। इसके बारे में अधिक जानकारी आगे के क्लासेस में देखेंगे। और इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, ये आगे डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल सिस्टम, अगर उद्योग को एक सिस्टम माना जाए तो इसे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट में विभक्त किया जा सकता है। इनपुट में रॉ मटेरियल, श्रम और भूमि, परिवहन, बिजली, बुनियादी ढांचे का कीमत आ जाएंगे। उद्योग के लिए जो सभी चीजें एक बुनियादी ढांचे की तरह या सपोर्टिंग फ्रेम की तरह काम करते हैं, उन्हें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, जिनके बिना काम नहीं हो सकता और जो उद्योगों के कार्यशैली के अंदरूनी हिस्सा है। ओके, प्रोसेसिंग में कार्यशैली जैसे गिनिंग, स्पिनिंग, डाइंग, प्रिंटिंग आ जाएंगे। फाइनली
आउटपुट में ऑफ कोर्स आ गया आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक क्षेत्र तब उभरते हैं जब कई उद्योग एक दूसरे के करीब स्थित होते हैं और अपनी निकटता के लाभ साझा करते हैं। आइए पृथ्वी के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को जानते हैं। विश्व स्तर पर उत्तर पूर्व अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया विश्व के बड़े इंडस्ट्रियल रीजन माने जाते हैं। भारत में मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र, हुगली क्षेत्र, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र, छोटा नागपुर औद्योगिक बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र, कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्लस्टर, ये सभी इंडस्ट्रियल रीजन माने जाते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन, 3 प्रकार के इंडस्ट्रीज को मेजर इंडस्ट्री माना जाता है। पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जिन देशों को उन्नत माना जाता है उनमें जर्मनी, यूएसए, चीन, जापान और रूस आ जाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री में कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली और बेंगलोर क्षेत्र आ जाते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील उद्योगों के कार्यशैली में इनपुट है रॉ मटेरियल, जिसमें शामिल है आयरन ओर, कोल और लाइमस्टोन, श्रम, निवेश पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेसिंग में आता है स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग और आउटपुट में आ जाता है ऑफ कोर्स स्टील। अब सवाल उठता है कि ये स्मेल्टिंग की प्रक्रिया क्या है। जब खनिज को मिट्टी से निकाला जाता है उसमें मौजूद लोहा के साथ अन्य पदार्थ शामिल होते हैं। ओर से लोहे को दूसरे पदार्थ से निकालने में स्मेल्टिंग की प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं। इसमें ओर को मेल्टिंग पॉइंट से अधिक तापमान में डालकर उसमें शामिल अन्य पदार्थों को अलग किया जाता है। स्टील हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्टील सख्त होता है और इसे आसानी से आकार दिया जा सकता है, काटा जा सकता है या इसे तार बनाया जा सकता है। इसे असामान्य कठोरता या जंग का विरोध करने की क्षमता जैसी नई विशेषताएं देने के लिए इसमें अन्य धातुओं की थोड़ी मात्रा जोड़कर अलग अलग मिश्रण धातुएं या आलोय बनाई जा सकती हैं। इससे स्टील के संभावित उपयोग लगभग असीमित हो जाते हैं। हमारे इस्तेमाल आने वाली हर चीज या तो लोहा या स्टील से बनी होती है या लोहा या स्टील की मदद से बनाई गई होती है। इसलिए स्टील को हमारे आधुनिक इंडस्ट्रीज का बैकबोन माना जाता है। आलोय आलोय 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातुओं के अन्य तत्वों के संयोजन से बनने वाला पदार्थ है। आलोय में इस्तेमाल किए गए धातु अपने व्यक्तिगत गुण खो देते हैं और भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। आयरन और स्टील उद्योगों के स्थापना हेतु स्थान किन कारकों पर निर्भरशील है? सन 1800 से पहले लोहा और स्टील उद्योग वहां स्थित थे जहां रॉ मटेरियल, बिजली आपूर्ति और बहती पानी आसानी से उपलब्ध था। सन 1800 से 1950 तक लोहा और स्टील उद्योगों के लिए आदर्श स्थान
कोयला क्षेत्रों के निकट और नहरों या कैनल्स और रेलवे के करीब था। सन 1950 के बाद लौह और स्टील उद्योग समुद्री बंदरगाहों के पास समतल भूमि या फ्लैटलैंड्स के बड़े क्षेत्रों पर स्थित होने लगे थे। इसका कारण ये है कि इस समय तक इस्पात का काम या स्टील वर्क बहुत बड़ा हो गया था और आयरन ओर को विदेशों से खरीदना पड़ता था। भारत में रॉ मटेरियल्स की उपलब्धता, सस्ते श्रम, परिवहन और बाजार का लाभ उठाकर आयरन और स्टील उद्योगों का विकास हुआ। 4 राज्यों वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में भारत के अधिकतर आयरन और स्टील उद्योग मौजूद हैं, जिनमें भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो शामिल हैं। आइए 2 मशहूर स्टील प्लांट्स को बारीकी से समझते हैं, जिनमें एक भारत से है और दूसरा यूएसए से। जमशेदपुर टिस्को या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जो जमशेदपुर में अवस्थित है, भारत का एकमात्र स्टील प्लांट है जो आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले बना है। आज़ादी के बाद सरकार ने आयरन और स्टील उद्योगों की महत्वता को ध्यान में रखते हुए कई उद्योग स्थापित किए। टिस्को को 1907 में सक्ची में शुरू किया गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। भौगोलिक दृष्टि से जमशेदपुर देश में सबसे सुविधाजनक स्थान पर स्थित लौह और इस्पात उद्योग है, क्योंकि ये सुवर्णरेखा और खरकई नदियों के पास स्थित है। ये कालीमाटी स्टेशन से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर है, जो बेंगल नागपुर रेलवे लाइन में पड़ता है। ये कोलकाता के करीब है, जो एक बड़ा मार्केट है। ये एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां आयरन ओर, कोल या कोयला और मैंगनीज पास से मिल जाते हैं, जिसमें कोयला झरिया के कोयले के खदान से आते हैं और आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैंगनीज ओडिशा और छत्तीसगढ़ से मिल जाते हैं। इसको के बाद कई और कारखाने जमशेदपुर में स्थापित किए गए हैं, जो रसायन, लोकोमोटिव के पार्ट्स, कृषि उपकरण, मशीनरी, इन प्लेट केबल और तार निर्माण करते हैं। पिट्सबर्ग ये यूएसए का एक महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक शहर है। पिट्सबर्ग को कई भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे कोयला स्थानीय स्तर पर मिल जाते हैं और दूसरे जैसे आयरन ओर को मिनेसोटा से लोहे के खदानों से मंगवाया जाता है। ग्रेट लेक्स वाटरवे, जो मिनेसोटा और पिट्सबर्ग के मध्य में मौजूद है, सस्ते में और भेजने के लिए दुनिया के सर्वोत्तम मार्गों में से एक प्रदान करता है। ओहायो, मोनोगाहेला और अलेगहेनी नदियों से इसे इस्तेमाल के लिए पर्याप्त पानी मिलता है। तैयार इस्पात या स्टील को भूमि या पानी के मार्गों से भेजा जा सकता है। पिट्सबर्ग में कई अन्य कारखाने हैं, लौह और इस्पात के कारखानों को छोड़कर, जो स्टील या इस्पात को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझने में आसानी हुई होगी। इसी के साथ आपके ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर इंडस्ट्रीज समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपके ज्योग्राफी के आखिरी चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।